हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। कल आपने विज्ञान का अध्याय फर्स्ट जो हमने पढ़ा उसमें आपने रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और फिर उन परिवर्तनों को सूत्रों अथवा प्रतीकों के द्वारा कैसे लिखा जाए जिसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, और आपने रासायनिक समीकरण संतुलित करना कल आपने सीखा। आज जो अपना प्रकार होगा, आपने देखा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ नहीं बदल, उसमें परमाणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आयरन है, आयरन का तत्व का परमाणु Fe है, तो उस Fe परमाणु की, फेरम परमाणु की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रासायनिक परिवर्तन होता है तो होता क्या है, क्या घटना होती है, इसको पहले समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या घटना घटती है कि पदार्थ के बनने वाले नए पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। तो इसकी सीधी सा उदाहरण आप देखोगे, जब भी दो पदार्थों के बीच में हम क्रियाएं कराते हैं तो पदार्थों के बीच में जो पहले बंध बने हुए हैं, यानी जो परमाणुओं के बीच में आपस में जुड़े हुए बंध है, वो पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। नए बंध बनते हैं मतलब नया प्रकार का पदार्थ बनेगा और उस पदार्थ के गुण भी अलग होंगे। तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है। यहाँ पे बंध किस किस के बीच में बना हुआ है, कॉपर परमाणु और सल्फेट मूलक के बीच में बना हुआ है। लेकिन जब इसकी क्रिया लोहे से कराएंगे तो कॉपर और सल्फेट के बीच में जो बंध बना हुआ है वो तो टूट जाएगा और जो आयरन है इस कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर अलग प्राप्त हो जाएगा और आयरन इसके साथ नया बंध बनाएगा सल्फेट मूलक के साथ और बन गया फेरस सल्फेट। तो इस तरीके से आपने देखा पुराना बंध टूटा, नया बंध बना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। इसीलिए रासायनिक परिवर्तन के कारण बनने वाले पदार्थों के गुण भी अलग होते हैं। तो कोई आपको परीक्षा में पूछ ले कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के गुण क्यों बदल जाते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा कि पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। इससे पदार्थों की संरचना में बदलाव आ जाता है और उनके जो रासायनिक गुण धर्म है वो बदल जाते हैं। अब बात आती है ये नए बंध टूटने, पुराने बंध टूटने और नए बंध बनने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। क्या समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसी होती है? नहीं होती, क्योंकि बंध टूटने और नए बंध बनने की प्रक्रिया अलग अलग ढंग से होती है। ठीक है, इसी बंध बनने के आधार पे या टूटने के आधार पे अभिक्रियाओं को अनेक प्रकार में बांटा गया है। जैसे कहीं पे दो पदार्थ जुड़ते हैं, कहीं एक पदार्थ अनेक पदार्थों में टूटता है, तो कहीं एक पदार्थ दूसरे पदार्थ किसी एक भाग को हटा करके स्वयं आ जाता है, जैसे आप इस अभिक्रिया में देख रहे हो। अथवा उनके किसी धनीय मूलकों, धनीय आयनों के आपस में विनिमय हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, या कहीं हाइड्रोजन जुड़ रही है तो कहीं ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इस अलग अलग घटनाओं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो नाम से ही पता चल रहा है संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। जुड़ने में आप देख रहे हो, जैसे आप एक साधारण समीकरण से देखें कि दो पदार्थ है, एक तो A और एक B, ये दोनों जुड़ रहे हैं, आपस में एक हो रहे हैं और अभिक्रिया के पश्चात एक नया यौगिक बनता है AB। तो विशेषता क्या है, इस समीकरण की पहचान क्या है? अभिकारकों की संख्या तो होती है 2 या 2 से अधिक। अभिकारकों की संख्या तो कितनी होती है? 2 या 2 से अधिक। और उत्पाद की संख्या केवल एक ही होती है, अर्थात एकल उत्पाद बनता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद बनाए, इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, कई नाम हैं इसके। तो हम संयोजन अभिक्रिया की पहचान करने का तरीका ये है कि समीकरण से पहले अभिकारकों की संख्या तो होगी 2 या 2 से अधिक, लेकिन उत्पाद की संख्या केवल कितनी होगी?
एक होगी। ये इस समीकरण की पहचान है। परीक्षा में जब भी प्रश्न आए, नीचे दिया हुआ समीकरण है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको अगर ये दिखाई दे कि अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है और उत्पाद की संख्या केवल और केवल एक ही है, तब उस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल से करवाई जाती है, यानी आपने देखा घरों में जो अपनी कली आती है वाइट वॉश करने के लिए, जो कली होती है, उस कली को जब हम पानी में डालते हैं तो तेज़ गर्मी निकलती है, उष्मा निकलती है और एक घोल तैयार होता है जो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कली का जो घोल है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने क्या देखा? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ संयोजन अभिक्रिया करके और क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो ये कहा था उत्पाद एक ही बनेगा, यहाँ पे तो प्लस में एक चीज़ और लिखी है। तो उष्मा एक तरीके से क्या है? एनर्जी है। हम इसको यौगिक उत्पाद के रूप में नहीं मानेंगे। समझ में आई ना? तो यौगिक उत्पाद के रूप में सिर्फ क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप देखोगे इधर 2 अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद बना रहा है, साथ में उष्मा निकल रही है। तो जिन जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती, चाहे वह किसी प्रकार की अभिक्रिया हो, चाहे संयोजन हो, चाहे अपघटन हो, किसी भी प्रकार की हो, जहाँ ऊर्जा मुक्त होती है वो साथ साथ में उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। तो आप किसी अभिक्रिया को केवल एक ही प्रकार में नहीं बांटोगे। ये संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ कौन सी अभिक्रिया भी है? उष्माक्षेपी भी है, क्योंकि उसमें उष्मा बाहर निकल रही है। एक और देते हैं, ये एक और देख, तो कड़ी करने के बाद में उसका रंग 1-2 दिन के बाद में वाइट सफ़ेद हो जाता है ना। इसका कारण क्या होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो कूंची से दीवारों पे किया जाता है, ये 1-2 दिन में वायु में उपस्थित जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित हवा में दीवारों पे कलर करने के बाद में 1-2 दिन बाद में हवा में जो उपस्थित CO2 है, इससे क्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और जल वाष्प नमी के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी कारण दीवारों पर पपड़ी आ जाती है और उसको चमकदार सफ़ेद दिखाई देती है। समझ में आ गई? मार्बल संगमरमर होता है, वो भी क्या होता है? एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। उन्नत क्वालिटी का जमाव होने के कारण मार्बल एक मजबूत और सुंदर वस्तु होती है, पदार्थ होता है। दूसरी अभिक्रिया देखिए, मैग्नीशियम के रिबन को जब दहन किया जाता है, दहन करने का मतलब क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस अभिक्रियाओं में भी आप देखेंगे कि अभिकारकों की संख्या कितनी है? 2 है। एक तो मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर के केवल एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एक और देखिए, जब ईंधन को हम जलाते हैं, ईंधन में क्या होता है? कार्बन। कोयला हो चाहे कोई भी प्रकार का ईंधन हो, उसका मूल एलिमेंट जो होता है, मुख्य एलिमेंट क्या होता है? कार्बन होता है, जिसको हम C के द्वारा लिखते हैं। दहन करने का मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस उष्मा मुक्त होती है। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। आपने कुछ अभिक्रियाओं में देखा कि उष्मा मुक्त हो रही है। क्या हो रही है? उष्मा मुक्त हो रही है। तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होगी उष्मा के आधार पे। एक तो उष्मा ग्रहण करे जिससे विलयन ठंडा हो जाए, जैसे मीठे सोडे को हम पानी में डालेंगे तो एक बार पानी एकदम अचानक ठंडा लगता है, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया होने में उष्मा का अवशोषण हो रहा है और विलयन क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो वो हो गई उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। और जैसे कड़ी घोलते हैं अपन, चूना जो घोलते हैं पानी के अंदर, तो वो उबलने लगता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसमें उष्मा बाहर निकलती है, तो वो क्या हो गई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और देखते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण। जैसे CNG का नाम सुना होगा आपने, या प्राकृतिक गैस का नाम सुना होगा, वो होती है मेथेन। कौन सी होती है? मेथेन। जब इसका दहन किया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी
और ऊष्मा मुक्त होगी। क्या ऊष्मा मुक्त होगी? तो इस यहाँ पे ऊष्मा मुक्त हो रही है, तो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं का उदाहरण है। एक और देखिए, अपन भोजन करते हैं और भोजन में भोजन के पाचन से लास्ट जो पदार्थ बनता है अपना ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनेगा जिसका सूत्र होता है C6H12O6। आपने देखा होगा कि पेशेंट को डायरेक्ट ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है सलाइन वाटर के द्वारा। एक बोतल चढ़ती है ना, उसको सलाइन वाटर बोलते हैं। तो उसके अंदर ग्लूकोज की कुछ मात्रा होगी और अपन थके हुए होते हैं तो ग्लूकोज पाउडर का भी यूज करते हैं एनर्जी के रूप में। तो वो डायरेक्ट, क्योंकि हमारा उस समय बीमार आदमी का जो पाचन की प्रक्रिया मंद हो जाती है, उसको डायरेक्ट ग्लूकोज दिया जाता है, चाहे इंजेक्ट करके दे चाहे पाउडर के रूप में ले। तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है श्वसन के दौरान, और ऑक्सीजन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं, हमारे शरीर में श्वसन के दौरान जो अंत में जो क्रिया होती है वो क्या होती है? कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज पहुंचा है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हमें बहुत मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। हम ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ऊष्मा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, तो श्वसन है, दहन है, एक प्रकार से ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तो आपने देखा संयोजन अभिक्रिया देखी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया देखी, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो प्रकार होगा यह है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन का अर्थ क्या होगा? टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होगा? टूटना। यानी एक पदार्थ अनेक पदार्थों में टूटता है तो वो प्रकार वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये पूर्णतया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। ये पूर्णतया किसकी विपरीत होती है? संयोजन अभिक्रिया की विपरीत। संयोजन अभिक्रिया में क्या देखा आपने? A + B यानी दो यौगिक मिलके AB बना रहे हैं, ये तो है संयोजन अभिक्रिया। और इसी को हम रिवर्स कर दें, इस क्रम में कर दें कि कोई पदार्थ AB है और वो किसी भी कारण से, चाहे ऊष्मा के द्वारा, चाहे टेम्परेचर के द्वारा, चाहे सूर्य के प्रकाश के द्वारा या बिजली के द्वारा, किसी भी बाहरी स्रोत के द्वारा, किसी भी भौतिकीय कारक द्वारा वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, तो इस प्रकार से टूटने को ही अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी के आधार पर परिभाषा बनती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक क्यों कहा हमने? कि यहाँ पे कम से कम 2 या 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ पदार्थ होता है, इसलिए यहाँ पे शब्द आएगा यौगिक। परिभाषा है। संयोजन अभिक्रिया में तो क्या होते हैं? तत्व या यौगिक मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन अपघटन में क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक अपने अभिक्रिया के पश्चात 2 या 2 से अधिक यौगिकों अथवा तत्वों में टूटता है। वो यौगिकों में भी टूट सकता है और तत्वों में भी टूट सकता है। तो आप देखोगे अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या तो होगी 1 और उत्पाद की संख्या होगी 2 या 2 से अधिक। तो ये समीकरण की पहचान है। अभिक्रिया से पहले केवल एकल उत्पाद एकल अभिकारक होगा और अभिक्रिया पश्चात 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे, तो ऐसी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप कह सकते हो, साधारण से शब्दों में लिखना चाहोगे, प्रश्न आएगा तुम्हारे, अपघटन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों अथवा तत्वों में टूटता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, ध्यान देंगे। आप देखोगी फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। यानी आप एक बीकर में फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो नीचे जंग के रूप में बजा पदार्थ फेरिक, काला रंग का पदार्थ फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलेगी
जो कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई। डाई क्यों बोला, क्योंकि सल्फर के साथ में 2 ऑक्सीजन परमाणु, 2 का मतलब डाई, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ 3 ऑक्सीजन परमाणु, इसलिए इसको बोला सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये गैसें बाहर निकलती है। तो आपने देखा अभिकारक की संख्या कितनी है, 1। उत्पाद कितने बने, 2 या 2 से अधिक। तो ये समीकरण की पहचान है कि ये अपघटन अभिक्रिया है। और अपघटन किसके कारण हुआ, गर्म करने पर हुआ, उष्मा देने से हुआ। एक और समीकरण देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और बनता है और गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल। तो इधर भी देखोगे अभिकारक की संख्या है 1 और गर्म करने कारक हो गया और बनना उत्पाद कितने बने, 2 बने। तो ये इस समीकरण की सीधी सी पहचान है कि ये अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। एक और उदाहरण देखिए, लेड नाइट्रेट, अभिकारक की संख्या कितनी है, केवल 1। अभिकारक की संख्या कितनी है, 1। इसको जब गर्म किया जाता है तब लेड ऑक्साइड बनता है जो सॉलिड होता है, ठोस होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। डाई का मतलब तो नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं, इस गैस का नाम क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन गैस, ये गैस बाहर निकलती है। तो एक देख रहे हो, एक यौगिक गर्म करने से 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट रहा है, तो ये अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। आगे देखेंगे, आपके ये स्माइल परख में प्रश्न आया भी था कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, तो उसका उत्तर क्या था, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सूरज के प्रकाश में यानी सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाएगा तो काले रंग का अवक्षेप बनेगा, जो क्या होगा, रजत होगा, सिल्वर होगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से एक ऐसा ही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक यौगिक, या इस सभी समीकरणों में देखो यौगिकों के अभिकारकों की संख्या कितनी है, केवल 1 ही है। कोई एक यौगिक उष्मा, प्रकाश या विद्युत के द्वारा 2 या 2 से अधिक यौगिकों अथवा तत्वों में टूटता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आती है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। देखो, वियोजन करने के लिए कुछ चाहिए आपको, या तो उष्मा चाहिए, या प्रकाश चाहिए, या विद्युत चाहिए। इन तीनों में से एक फैक्टर होना जरूरी है। तो उष्मा से हो रहा है तो उसको उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा है तो उसको प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन, और विद्युत के द्वारा हो रहा है तो इसको विद्युतीय अपघटन या विद्युतीय वियोजन बोलते हैं। जैसे उष्मा के लिए देखो, अभी आपने देखा उष्मीय वियोजन का उदाहरण देखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो ये उष्मा के कारण अपघटन या वियोजन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा देखोगे प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण, तो आपने देखा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर बनता है और ब्रोमीन गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा, सिल्वर बनेगा और क्लोरीन गैस बाहर मुक्त हो जाएगी। तो ये प्रकाश के कारण अपघटन की अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन। अब विद्युतीय अपघटन का उदाहरण और देखते हैं। विद्युतीय अपघटन की बात करें, यदि पानी के अंदर, जल के अंदर थोड़ी सी मात्रा में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 की 1-2 बूंदें डाल दें और जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आप देखोगे कि अलग अलग प्रखनलियों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहले एक बड़ा बीकर लेते हैं, इस बड़े बीकर में इलेक्ट्रोड लगाते थे, जैसे सेल की होते हैं ना काले वाले ग्रेफाइट वाली छड़, ये इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए।
ए को माइनस वाले पॉइंट से जोड़ा उसको बोलेंगे, प्लस वाले से जोड़ेंगे इसको बोल देंगे एनोड, और जिसको माइनस वाले से जोड़ेंगे इसको बोल देंगे कैथोड। ठीक है, अब इसके में पानी भर करके और कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में, ताकि अपघटन तेजी से हो, सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें मिला देते हैं और अब उस पानी से भरी हुई 2 परख नलियाँ जो है पानी से भरी हुई इस ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देंगे। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे हम पाएंगे कि इस पानी का अपघटन होना शुरू हो जाएगा, यानी पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बनी है वो अपघटित वियोजित होनी शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन तो कैथोड पे इकट्ठी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी, और एनोड पे जो है ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। आप देखोगे एक तरफ तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एक तरफ गैस का वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 1। आप कह सकते हो जिसका आयतन ज़्यादा है वह हाइड्रोजन है, या ये कह सकते हो जो कैथोड पे जमा होगी वो हाइड्रोजन है, उसका वॉल्यूम दुगना होगा, और जो एनोड पे जमा होगी वो ऑक्सीजन होगी, उसका वो आयतन जो है हाइड्रोजन की तुलना में आधा होगा। तो ये विद्युत के कारण अपघटन हो रहा है, इसको बोलेंगे विद्युतीय अपघटन। तो इस आधार पे हमने आज विशेष रूप से जो अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कोई प्रकार अलग से नहीं है। इन्हीं अभिक्रियाओं में जहाँ जहाँ ऊष्मा मुक्त होती है उनको क्या बोल देंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। धन्यवाद।